Today we are going to discuss the chapter 1.3 propositional equivalences. So what are these equivalences? An important type of mathematical arguments is the replacement of a statement with another one with the same truth values. ठीक है, तो एक बड़ी अहम मैथमेटिकल आर्गुमेंट जो होता है आमतौर पे वो ये है कि हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को किसी दूसरी इक्विवेलेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट के साथ रिप्लेस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल n इज एन इवन इंटीजर, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं n इज इक्वल टू 2k फॉर सम इंटीजर k. तो k क्या हो सकता है? k 1 हो सकता है, 2, 3, 4. तो अगर हम इसको k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो k अगर 1 रखें तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. अगर k को 2 रखें तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. अगर k को 3 रखें 2 इंटू 3 6 हो जाएगा. तो आप देखें कि n की जो भी वैल्यू आ रही है वो इवन आ रही है. ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है एक दूसरे के. ऐसे ही हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस को यूज करेंगे. बिकॉज ऑफ द अबव मेथड्स दैट प्रोड्यूस propositions with the same truth value as a given compound proposition are used extensively in mathematical proofs. तो मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं उसमें ये बड़ी एक्सटेंसिवली ये चीज़ इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट वी गिव सम वेज टू शो दैट टू प्रोपोजिशंस ऑलवेज हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू. ठीक है, इन दिस केस दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. अगर दो प्रोपोजिशंस के सेम ट्रूथ वैल्यू होंगी तो हम कह सकते हैं कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं. ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं नई आपके लिए. एक है पहली टर्मिनोलॉजी, इफ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन आर इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द बेसिक प्रोपोजिशंस दैट अकर इन इट, वी से आर इज अ टोटोलॉजी. हमारे पास ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसका आंसर हमेशा ट्रू आएगा व्हाटसोएवर द पी क्यू आर. ठीक है, वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू सेट करते हैं, फॉल्स सेट करें, ट्रू सेट करें, जो सी मर्जी वैल्यू उसकी सेट करें, अगर हमारी प्रोपोजिशन का आंसर हमेशा ट्रू आएगा तो हम कहेंगे ऐसी प्रोपोजिशन टोटोलॉजी है. फॉर एग्जांपल पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ पी, पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ पी. ठीक है, तो अब इसमें देखिए अगर p की वैल्यू ट्रू सेट करें तो क्या आंसर आएगा? बता सकता है कि क्या आंसर आएगा बेटा आप में से कोई? p की वैल्यू सेट करें फॉल्स आएगा. और अगर फॉल्स सेट करें फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा? अगर p की वैल्यू ट्रू सेट करें तो क्या आएगा? p फॉल्स आएगा सर. ये ट्रू आएगा सर. ट्रू आएगा. ट्रू आएगा पूरी. हाँ ट्रू आएगा, ट्रू आएगा. एक भी ट्रू आ जाएगा. हाँ ट्रू आएगा. तो अगर हम p की वैल्यू फॉल्स सेट करें तो फिर क्या आएगा? तभी ट्रू आएगा सर. तभी ट्रू आएगा सर. तभी ट्रू आएगा. नेगेशन है वो ना फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगी. शाबाश, वेरी गुड. ठीक है, दोनों केसेस में इसका आंसर ट्रू आएगा. तो फिर इस प्रोपोजिशन को जो हमारे सामने लिखी हुई है p डिस्टिंक्शन नेगेशन ऑफ p टोटोलॉजी कहेंगे. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बेटा दूसरी एक कंसेप्ट है, इफ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन r is always false no matter what the truth values of the basic propositions that occur in it, we say r is a contradiction. ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी प्रोपोजिशन है जिसका आंसर हमेशा फॉल्स आता है. ठीक है, आप वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू सेट कर दें लेकिन आंसर हमेशा फॉल्स आएगा, तो ऐसी प्रोपोजिशंस को हम कंट्राडिक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल p कंजंक्शन नेगेशन ऑफ p, तो ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन है, यानी कि इसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा? हमेशा फॉल्स आएगा. तो p की वैल्यू फर्ज करें ट्रू पुट कर दें यहाँ पे, अगर p की वैल्यू ट्रू पुट कर दें तो क्या आंसर आएगा? पुट कर दें, फॉल्स पुट कर दें, दोनों सूरतों में आंसर फॉल्स ही आएगा. ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंट, टू प्रोपोजिशंस p and q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ p इफ एंड ओनली इफ इज अ टोटोलॉजी. दूसरे अल्फाज में थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम बात करें तो सेम चीज़ हमने अभी पहले बात की थी कि दो प्रोपोजिशन तभी इक्विवेलेंट होंगी जब उनकी ट्रूथ वैल्यू सेम होगी. इसी को टेक्निकली अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो p हमारे पास p इफ एंड ओनली इफ q इज अ टोटोलॉजी. अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशंस है p और q और उसकी हम बाई कंडीशन लेते हैं और उसकी बाई कंडीशन अगर हमारे पास टोटोलॉजी है तो इसका मतलब है दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं.
ठीक है। तो ये क्या करती है, ये कंसेप्ट बेसिकली इन्फोर्सेस दैट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू मस्ट ऑलवेज बी द सेम। ये इसलिए हम करते हैं ताकि हम कहें कि जो ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी और क्यू की सेम रहें। If P and Q are logically equivalent, we denote the fact by P logically equivalent to Q। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंस का जो सिंबल है वो ये 3 लाइन्स हैं, ये आपके सामने, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। One way to show two propositions are logically equivalent is by using a truth table. Show that P implies Q and negation of P और Q are equivalent। तो देखिए हमारे पास दो propositions हैं, हमें बताना है कि दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं, और हमने बताना है थ्रू ट्रूथ टेबल। तो P ट्रू है, पहले दो और आखिरी दो वैल्यू फॉल्स हैं, Q ट्रू फॉल्स है, ट्रू फिर फॉल्स है, ठीक है। तो हमने 4 रोज बनी है। 4 रोज इसलिए बनी है कि हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल होते तो हमारे पास 8 रोज बनती, ठीक है। इसका फार्मूला सिंपल वही है, 2 raised to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब नेगेशन ऑफ पी लेनी है, तो नेगेशन ऑफ पी क्या आएगी, ये ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स आ जाएगी, ये ट्रू है नेगेशन फॉल्स, ये फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू हो जाएगी, ये फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q में अब देखें कि हमारे पास P भी मौजूद है, Q भी मौजूद है, तो दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, आंसर फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, ट्रू आंसर आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। तो अब बेटा इसको देखें आप जरा, तो नेगेशन ऑफ P मौजूद है हमारे पास, Q भी मौजूद है, ठीक है। तो अब इसके हमने डिसजंक्शन लेनी है, तो अगर T और F की डिसजंक्शन लेंगे तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो लास्ट 2 कॉलम है ना, दोनों में ट्रूथ वैल्यूज सेम आ रही हैं। इसका मतलब है कि दोनों प्रोपोजिशन जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, यानी कि P implies Q is logically equivalent to the negation of P disjunction Q। अब बाय ट्रूथ टेबल हमने ये साबित कर दिया है कि दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास है डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या है, अगर प्रोपोजिशन को अप्लाई करें तो नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P, ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, अब डिस्जंक्शन के बजाय कंजंक्शन हो जाएगा और नॉट Q। दूसरा लॉ कहता है नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P डिस्जंक्शन नेगेशन ऑफ Q। तो हम इसको दोनों स्टेटमेंट्स को बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल वी कैन प्रूव इट। सो लेट्स सी द फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन लॉ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास P Q 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमने दोनों की वैल्यूज ले ली हैं। इसके बाद चूंकि दोनों में नेगेशन भी आ रहा है तो हमने नेगेशन P की नेगेशन भी ले ली है और Q की नेगेशन भी ले ली है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है तो बेसिकली ये यहाँ पे हमने वैल्यूएट करनी है। तो इसमें चूंकि मैंने सिर्फ एक कॉलम बनाया तो इसमें आपने P डिस्टिंक्शन Q लेना है और उसके बाद उसकी नेगेशन लेनी है, ठीक है। दोनों काम एक ही दफ़ा करने हैं। तो P डिस्टिंक्शन Q दोनों ट्रू हैं, आंसर ट्रू आएगा। लेकिन जब इसकी हम लेंगे नेगेशन तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। ट्रू फॉल्स आंसर ट्रू है, जब नेगेशन लेंगे आंसर फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू आंसर ट्रू है, जब इसकी नेगेशन लेंगे आंसर फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स फॉल्स पे आंसर फॉल्स है, लेकिन जब हम इसकी नेगेशन लेंगे तो आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड पे नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन कंजंक्शन नॉट Q लेना है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों मौजूद हैं, नॉट P भी मौजूद है, नॉट Q मौजूद है। तो फॉल्स फॉल्स की कंजंक्शन लेंगे आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू की कंजंक्शन लेंगे फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स की कंजंक्शन लेंगे आंसर फॉल्स आएगा, और जब ट्रू ट्रू लेंगे तो आंसर हमारे पास ट्रू ही आएगा, ठीक है जी। तो अगर हम आखिरी 2 कॉलम्स को गौर से देख लें तो आप देख सकते हैं बेटा कि दोनों कॉलम्स में सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रपोजिशंस हैं दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम सेकंड लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब इसमें एक एग्जांपल है बेटा, फर्ज करें अली इज रिच एंड अली इज हैप्पी, ठीक है। तो आप इसकी डिमॉर्गन लॉ के थ्रू हम इससे नेगेशन लेनी है, तो क्या आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो बता सकता स्टूडेंट? अली इज नॉट रिच और अली इज नॉट हैप्पी। हाँ जी, शाबाश। अली इज नॉट रिच और अली इज नॉट हैप्पी, ठीक है, सिंपल इज दैट। इसके बाद बेटा हमारे पास है प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस का एक टेबल है, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस का। इसमें अक्सर आपको पहले से पता है, अगर थोड़ी सी नहीं है तो आप इसको याद कर लें तो आपकी आसानी रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे इसमें डबल नेगेशन लॉ, क्यूमुटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिमॉर्गन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये बड़े कॉमन लॉज हैं, ये आपने पढ़े होंगे पहले, बड़े आसान हैं। उसके अलावा आइडेंटिटी लॉ और नेगेशन लॉ वगैरह ये कुछ नए हैं, तो अगर आप इनको देख लेंगे तो बड़े इजी हैं, इजीली आप इनको आसान कर लेंगे। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप इनको याद कर लें ताकि आपके लिए एक्सरसाइज करने में आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद है एक तो हमने देख लिया कि हम इक्विवेलेंसेस को ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव करते हैं। एक और तरीका है, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग अ ट्रुथ टेबल वी कैन शो टू प्रोपोजिशंस are equivalent by the logical equivalences that have been established. For example, show that P implies Q and negation of Q implies negation of P are logical equivalent. तो हमने ये साबित करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन अब हमें ट्रुथ टेबल इस्तेमाल नहीं करना। अब हमें लॉजिकल, जो हमारे पास ये टेबल है, ये जो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस का टेबल है, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने साबित करना है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है जी। तो अब देखें कि P implies Q is logically equivalent to negation of P disjunction Q। ये हमें कहाँ से पता चला? ये बेटा एग्जाम्पल 3 अभी हमने की थी जो टेबल, ये देखें, इससे हमें पता चला कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको बारो कर लिया, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने कहा कि ये एग्जाम्पल 3 से हमने बारो किया है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। फिर हम क्या करेंगे, क्यूमुटेटिव लॉ लगाएंगे। तो क्यूमुटेटिव लॉ क्या कहता है कि हम नॉट पी और क्यू की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्यू को पहले ले आए और नॉट पी को बाद में ले गए, ठीक है। इसके बाद हमने क्यू के ऊपर डबल नेगेशन लॉ लगा दिया, तो आपने देख लिया कि डबल नेगेशन आ रहा है और नॉट पी आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो टेबल 7 है ना, यहाँ के थर्ड रूल को देखना है। ये हमारे पास ये इक्विवेलेंट्स हैं, हमने पहले से पता है, ठीक है। कुछ बड़े फेमस इक्विवेलेंसेस हैं, उसमें थर्ड देखें, P disjunction Q is logically equivalent to negation of P implies Q, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे P है वो P बेसिकली नॉट Q है यहाँ पे, और जो हमारे पास Q है वो नॉट P है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इसके साथ इक्विवेलेंस के साथ इसको रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे जो डबल नेगेशन है, तो ये जब इसकी एक अपनी नेगेशन भी आएगी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो ये ट्रिपल नेगेशन हो जाएगा। तो ट्रिपल में दो नेगेशन खत्म हो जाए तो एक नेगेशन बाकी बचेगी। तो नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज, तो नेगेशन ऑफ पी जो है एज इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सर ये डबल नेगेशन अप्लाई किया अपनी बाद में क्या रिपीट कीजिएगा बेटा। हमने डबल नेगेशन अप्लाई किया ना, क्यू के ऊपर डबल नेगेशन अप्लाई किया है, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डबल, जब हम इसको ये थर्ड फार्मूले से रिप्लेस करेंगे तो ये देखें कि राइट हैंड साइड पे जो P है, यानी कि जो पहला हिस्सा है वो निगेट हो रहा है। तो जब दो नेगेशन तो पहले ही थी, जब एक तीसरी नेगेशन जब इसको मिलेगी तो फिर क्या होगा नीचे कि डबल नेगेशन खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक नेगेशन रह जाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इम्प्लाइज का ऑपरेटर सर ये आप क्वेश्चन जब पूछे गए तो आप साथ ये बताएंगे कि ट्रुथ टेबल्स के जरिए से हमने इसको प्रूव करना है या फिर इस तरह करना है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताएंगे साथ। अगर नहीं बताएंगे तो आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी कर लें, ठीक है। अगर मेंशन होगा एक एक्सप्लिसिटली कि आपने कैसे करना है तो फिर आपने उसी तरीके से करना है, यस सर, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये तो एक एग्जांपल, एक दूसरी एग्जांपल हमारे पास है
कि P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P डिसजंक्शन Q इज अ टोटोलॉजी, ये साबित करना है। ठीक है, तो अभी आपने क्या समझना है कि ये जो सारा है ना P कंजंक्शन Q ये एक ही है, यानी कि ये P है और इम्प्लाइज P डिस्टिंक्शन Q एक क्वांटिटी है, यानी कि ये Q है। ठीक है, तो आपने समझना है कि ये बात हो रही है P इम्प्लाइज Q की। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि एग्जाम्पल 3 में हमने क्या कहा था, एग्जाम्पल 3 फिर इसको मैं फिर आपको शो कर देता हूँ। एग्जाम्पल 3 में हमने क्या बात की थी कि P इम्प्लाइज Q इक्वल टू नॉट P डिस्टिंक्शन Q। तो अब हमने यहाँ पे बात की है कि ये जो ब्रैकेट है वो P है, दूसरी ब्रैकेट Q है, ये P है, ये Q है। तो बाय फार्मूला क्या होगा कि पहले की निगेशन करेंगे और फिर हमारे पास डिस्टिंक्शन का ऑपरेटर आ जाएगा, फिर अगला हमारे पास जो Q का पार्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पहला पार्ट है ना ये जो आपके सामने है जो मैंने सेट किया है, इसमें डिमॉर्गन का लॉ लगाएंगे। जब डिमॉर्गन का लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा नॉट P डिस्टिंक्शन नॉट Q। ठीक है, तो बाकी जो है एज इज ऊपर से आ जाएगा। अब बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉज एंड क्यूमुटेटिव लॉज, एसोसिएटिव और क्यूमुटेटिव लॉ बेटा क्या कहते हैं कि हम वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं और ब्रैकेट्स भी चेंज कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, इनकी ब्रैकेट्स और इनकी पोजीशन चेंज करके उसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो पहली ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q आ रहा है, उसके बाद फिर डिसजंक्शन आ रही है, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन Q आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन ये दोनों जो हमारे पास नॉट P और डिसजंक्शन ऑफ P जो हमारे पास है, इस ये टोटोलॉजी आती है, और इसी तरीके से हमारे पास नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन Q भी हमारे पास एक टोटोलॉजी है। ठीक है जी, ये दो टोटोलॉजीज हैं और ऑपरेटर है डिसजंक्शन, तो आंसर फाइनल हमारे पास आएगा टोटोलॉजी। यही हमने साबित करना है इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हमने बताना है कि वेरीफाई करें कि ट्रुथ टेबल के थ्रू के ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आपने बेटा इनका ट्रुथ टेबल बनाना है, बड़ा इजी है। तो थर्ड क्वेश्चन भी ट्रुथ टेबल बनाना है, वो भी इजीली आप कर लेंगे। फिफ्थ में भी टेबल बनाना है और 7 में भी आपने बताना है डिमॉर्गन्स के लॉ के थ्रू। ठीक है, तो एक हमने किया था जैसे जैन इज रिच एंड हैप्पी, तो इसका बताएं क्या आंसर होगा। इसका डिमॉर्गन लॉ के थ्रू इसकी निगेशन करनी है, तो क्या आंसर होगा इसका। ये अभी हमने अली का किया है इसी तरीके से, जैन इज रिच एंड हैप्पी। हाँ जी, तो क्या होगा। जैन इज पुअर एंड अनहैप्पी। जैन इज पुअर एंड, इतना मुश्किल ना बनाएं, इसका आएगा जैन इज नॉट रिच एंड जैन इज नॉट हैप्पी, और जैन इज नॉट हैप्पी। ठीक है, जैन इज नॉट रिच और जैन इज नॉट हैप्पी। ठीक है, अब बी क्वेश्चन है, कालूस विल बाइसाइकिल और रन टुमारो, तो इसका करें नेगेशन करें इसकी। Carlos will not bicycle and race. एंड कालूस विल नॉट रन टुमारो। ठीक हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ दीज कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ये भी आप इजीली कर लोगे, ट्रुथ टेबल आपने बनाना है। और 11, शो दैट ईच कंडीशनल स्टेटमेंट इन एक्सरसाइज 9 इज अ टोटोलॉजी विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल्स। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो कह रहा है कि हमने क्या करना है कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल हमने, ठीक है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल हमने बताना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऐसे ही है जैसे कि हम इसकी एक रनिंग कमेंट्री करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हम अगर देखें तो हम बनाएंगे इसको ऐसे ही। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है और इसको हमने करना है बाय यूजिंग द कंडीशन टेबल नहीं करेंगे तो इसको बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है,
तो जैसे कि हमने 2 एग्जांपल्स की भी थी, तो हमने इसको उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहले यहाँ पे क्वेश्चन 9 को रेफर कर रहा है, तो हम क्वेश्चन 9 को एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 9 क्या कहता है जी, कि पहली स्टेटमेंट हमारे पास है P कंजक्शन Q इम्प्लाइज P, ठीक है जी। तो ये पहली स्टेटमेंट है, तो हमने बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, और हमने बेटा इसमें ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसी बात है, ठीक है। तो इसको अब हमने क्या करना है जी, इसको बाय यूजिंग द टेबल, जो लॉजिकल इक्विवेलेंट का टेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने करना है, ठीक है। तो अब मुझे आपको कोई बता सकता है कि इसका क्या, कहाँ कैसे हम स्टार्ट करें इसको, इसके जो लॉजिकल आर्गूमेंट्स हैं, जैसे हमने पीछे 2 एग्जांपल्स भी की हैं, तो उसमें हमने इसके लॉजिकल जो आर्गूमेंट्स हैं वो दिए थे, तो उसमें हम बार बार एक एग्जाम्पल 3 का जिक्र कर रहे थे। तो एग्जाम्पल 3 में बेसिकली क्या होता है, और लास्ट के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी हाँ, कंडीशन। एग्जाम्पल 3 क्या थी, P implies Q is logically equivalent to not P इम्प्लाइज क्यों? डिस्जंक्शन Q, ठीक है, यही थे ना हमारा एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पे देखें कि ये जो P कंजक्शन Q इम्प्लाइज P, ठीक है, तो ये बेसिकली ये पार्ट को रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, ये पार्ट इसका आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो Q है वो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में P होगा, और यहाँ पे जो P कंजक्शन Q है यहाँ पे P होगा, ठीक है जी। तो हमने अब क्या करना है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे होगा, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में। तो नॉट P, तो नॉट P ऐसे होगा कुछ, नॉट P कंजक्शन Q, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिसजंक्शन का ऑपरेटर है और Q है, तो यहाँ पे इसी का आगे इसे है डिसजंक्शन का ऑपरेटर आ जाएगा, और यहाँ पे जो अगला हिस्सा है ना वो बेटा हमारे पास P है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है जो अभी हमने स्टेप परफॉर्म किया है, तो अगर इसके ऊपर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये एम्प्लॉइज वाली कंडीशन लगी होती है, तो हमने उसको एग्जांपल 3 वाले फार्मूले से ही सोल्व करना नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है ना, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगा, हम इसको सिचुएशन के ऊपर देखेंगे ना कि क्या वहाँ पे क्या लग सकता है, ठीक है। तो हो सकता है अगले क्वेश्चन में जब आप सारे क्वेश्चन इसके सारे पार्ट्स करेंगे तो हो सकता है कि डिफरेंट हों, ठीक है। तो आपने उधर से ही हमेशा स्टार्ट करना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास एक प्रपोजिशन इस शेप में आ रही है, तो इसलिए हमने इसको किया है, ठीक है। तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे अभी अगला स्टेप हमने परफॉर्म करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो अभी ये जो आ रही है, इसमें देखें कि नेगेशन ऑफ P एंड Q, और साथ आ रहा है कंजक्शन ऑफ P, ये स्टेटमेंट आ रही है। तो वो टेबल अगर आपको याद होगा, लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला टेबल याद होगा, तो आप फौरन मैच करने की कोशिश करोगे कि यार यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है फार्मूला, कोई फार्मूला या कोई लॉजिकल इक्विवेलेंस यहाँ पे मैच हो रही है किसी के साथ। तो अगर आप गौर करें ना बेटा, ये जो पहला पार्ट है ना, ये मैच हो रहा है किसी के साथ, तो बताएं जरा किसके साथ मैच हो रहा है जी। आपको लग नहीं रहा जैसे कुछ डिमॉर्गन का लॉ है, कुछ नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q, ठीक है। यस सर, हाँ तो डिमार्क। हाँ, तो इसको करें जरा, इसका इसका इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q, तो इसकी हमारे पास इक्विवेलेंट क्या होगा, नेगेशन ऑफ P डिस्जंक्शन ऑफ नेगेशन क्यों? नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। और साथ हमारे पास जो बाकी पोर्शन आ जाएगा डिस्जंक्शन ऑफ डिस्जंक्शन P, ठीक हो गया बेटा। तो अब ये देखें इस तरीके से इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब अगेन अगेन हमारे पास ये अगेन सोचने वाला क्वेश्चन फिर आ गया कि अब हम क्या कर फर्दर इसके साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको शेप अप करना है अपने आंसर के अंदर, ठीक है जी।
तो हमने क्या साबित क्या करना है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो टैटोलॉजी है या नहीं है। ठीक है, यहाँ देखें ना, ये जो क्वेश्चन 9 है इसमें ट्रुथ टेबल के थ्रू करना था, लेकिन ये क्वेश्चन 11 इसको रेफर कर रहा है, उसमें यही काम अब हमने ट्रुथ टेबल के बगैर करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको उसी जो हमारे पास हाँ, क्या पी को मेन करना है, पी को लगा सकते हैं, इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ भी लगा सकते हैं, क्यूमुटेटिव लॉ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये कौन सी चीज़ इसके ऊपर हम इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो हम अपने आंसर के करीब तरीन पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, कुछ बताएं, मुझे आइडिया दें थोड़ा सा। ये जो पी और नेगेशन पी वाला इसको इकट्ठा कर देंगे तो उसका आंसर 2 ही आएगा। हाँ जी, तो क्या करेंगे, किस किस को इकट्ठा करेंगे, नेगेशन पी हाँ, और नेगेशन पी, डिसजंक्शन पी कर लें, फिर डिसजंक्शन नेगेशन की हो तो इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे कह रहे हैं आप? जी सर। अच्छा ठीक है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू को इकट्ठा कर लेते हैं। नो नो नो, नेगेशन पी, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू तो पहले ही इकट्ठे गया। नो नो, नेगेशन पी लिखे ना नेगेशन पी को हैं, नेगेशन पी डिसजंक्शन पी, नेगेशन पी डिसजंक्शन, हाँ ऐसे बात करना है। हाँ, इसको हम इकट्ठा कर लें। ठीक है, और बाकी बचेगा हमारे पास नेगेशन, अब हम कहते हैं नेगेशन पी और डिस्टिंक्शन पी। ठीक है, ये कह रही है मैं ऐसे कर लूँ, और मैं इसको में ले जाता हूँ, फर्ज करेंगे, और डिस्टिंक्शन मेरे पास बाकी क्या बचेगा, डिस्टिंक्शन नॉट क्यू। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा बेटा। अब मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जो ब्रैकेट वाला इसका आंसर पी ही रहेगा। अच्छा अच्छा, फिर वो डिस्जंक्शन नॉट क्यू के साथ फिर भी आंसर पी आ जाए। तो हाँ जी, तो शाबाश, तो ये इसका आंसर पी ही रहेगा। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म में इसको क्या कहते हैं, इस ऐसी प्रोपोजिशन को क्या कहते हैं जिसका आंसर हमेशा ट्रू आता है? टैटोलॉजी सर। हाँ, तो टैटोलॉजी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, कैपिटल टी से। ठीक है, और हमारे पास वैसे डिस्जंक्शन आ गया, नॉट क्यू। ठीक है, अब अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। ठीक है, अब अगर टैटोलॉजी को किसी भी हम प्रोपोजिशन के साथ डिसजंक्शन करें तो क्या आंसर आएगा? ट्रू ही आएगा। हाँ, टैटोलॉजी ही आएगा। ठीक है जी, तो ये देखें कि फाइनली वी रीच टू टैटोलॉजी। ठीक है, यही हमने साबित करना था कि हमारा जो आंसर है वो टैटोलॉजी है। ठीक हो गया बेटा, तो ये एक एग्जांपल ऐसी तरीके से आपने बाकी सारी करनी है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, मज़ेदार काम है, अगर आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगी तो आप यू विल एंजॉय अ लॉट। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 13, ये ट्रुथ टेबल बनाना है, और उसके बाद 15 में टैटोलॉजी डिटरमिन करनी है आपने अगेन, और 17 में आपने लॉजिकल इक्विवेलेंट बताना है, 19 में भी आपने यही करना है, 21 में भी यही करना है, और 23 में भी यही करना है, 25 में भी यही, 27 में भी यही करना है आपने, और उसके बाद 29 में भी यही काम है आपका, और 31 भी यही है। आपने 33 तक करने क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके आखिरी क्वेश्चन है, 33 तक आपने इस एक्सरसाइज को करना है।